because yes. So yeah, this was the explanation N type and P type, that is how they are formed. And then we went for the diode. डायोड में पीएन जंक्शन इस तरह से मैन्युफैक्चर होता है. देन देयर इज अ डिप्लीशन रीजन जिसके अंदर आयंस फॉर्म होते हैं. सो इन एन टाइप रीजन देयर आर पॉजिटिव आयंस डेवलप, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्यों होते हैं डेवलप एन टाइप में? हाँ, ये एन टाइप जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी हमने ऐड की है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो प्रोटॉन्स के नंबर उतने ही है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो गए. सिमिलरली पी टाइप में नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे एंड इसीलिए इसमें एक चार्ज डेवलप होगा. तो वो चार्ज नाउ बीइंग ये जो अगर पॉजिटिव आयंस है एंड दिस इज एन टाइप. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आयन डेवलप हुआ है. तो ये जो नेगेटिव आयंस है, ये नेगेटिव चार्ज, ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को और आगे नहीं आने देगा फॉर द कॉम्बिनेशन. वैसे ही पी टाइप के होल्स को ये पॉजिटिव चार्ज आगे नहीं आने देगा. एंड दैट इज व्हाई ये एक प्रोसेस एक जगह पे रुक जाती है एट सर्टेन विड्थ, जिसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन का विड्थ. ओके, सो दैट डिपेंड्स, ये जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन का वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग. हमने डोपिंग का, जब ये डोपिंग के बारे में बात की तो वहां पे लिखा है हमने कितने एटम्स ऐड किए इम्प्यूरिटी. तो वो कितने इम्प्यूरिटी जीत, अगर डोपिंग ज्यादा है, डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब आपकी इम्प्यूरिटी ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम. अगर आपके पर यूनिट वॉल्यूम इम्प्यूरिटी ज्यादा है तो आपका लेसर वॉल्यूम में, लेसर लेंथ में ज्यादा चार्ज डेवलप होगा. सो इसका जो विड्थ है वो कम हो जाएगा, नैरो. दैट नैरो विड्थ का जो चार्ज है दैट इज इनफ टू स्टॉप द कॉम्बिनेशन. तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इम्प्यूरिटी लेवल बढ़ती है एंड इम्प्यूरिटी लेवल बढ़ने के वजह से जो चार्ज है वो कम ही विड्थ में डेवलप हो जाता है. इसीलिए अगर डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ नैरो है. दैट ऑल राइट? ओके, तो अभी तक हम सिर्फ इक्वल डोपिंग के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए ये दोनों रीजन में सेम डिप्लीशन रीजन फैला हुआ था. बट एज वी गो अहेड, अभी ये डायोड है सिंपल, बट अगर ट्रांजिस्टर बीजेटी में अगर हम जाएंगे तो वहां पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है डोपिंग का वो अलग अलग हो सकता है. ये रीजन में कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, ये रीजन में कॉन्सेंट्रेशन लो है. तो जिस रीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो रीजन में डिप्लीशन रीजन कम जाएगा, और जिस रीजन में कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है वहां पे वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा. मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा ऑन दैट बाउंड्री, अबाउट दैट बाउंड्री. जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है उसमें वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है उसमें कम पेनिट्रेट करेगा. दिस विल कम इन द ट्रांजिस्टर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो यहाँ पे हमने वही देखा कि इन द फॉरवर्ड बायस हम P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं एंड N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है कि P टाइप में जो भी होल्स है they are repelled by the supply, and N टाइप के electrons are also repelled by the supply and they are forced. उन पे पोटेंशियल डेवलप होता है एक्सटर्नली, जो इंटरनल हमारा जो बैरियर का पोटेंशियल है उससे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दे आर फोर्स्ड टू रिकम्बाइन, टू कंबाइन देमसेल्फ. ठीक है, एंड इन बिकॉज ऑफ दैट मेजॉरिटी कैरियर फ्लोज, और मेजॉरिटी कैरियर ज्यादा फ्लो होते हैं, इसीलिए फॉरवर्ड बायस का जो करंट है आफ्टर दैट नी वोल्टेज 0.6 का कल देखा था ना 0.6, आफ्टर दैट नी वोल्टेज हमारा जो करंट है वो इट इज प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज डायरेक्टली. जैसे ही हमने वोल्टेज भी इन बढ़ाया वैसे ही हमारा करंट भी बढ़ा. तो इट इज ऑलमोस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप. वेराज इन रिवर्स बायस क्या हुआ था? रिवर्स बायस में हमारा डिप्लीशन लेयर का एक वोल्टेज होता है. अभी हमने N को पॉजिटिव किया, कनेक्ट किया है, P को नेगेटिव कनेक्ट किया है. तो जो सोर्स है वही वहां के जो कैरियर्स है, मेजॉरिटी कैरियर्स, उनको अट्रैक्ट करेगा. तो करंट जो फ्लो होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर, और वो कांस्टेंट है, उस पर हमारे वोल्टेज से उसका कोई लेना देना नहीं है. तो हमने देखा कि 1 माइक्रो कितना था, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर पे वो उतना ही रह गया. तो वो 3 माइक्रो एम्पियर इज इररिलेवेंट कि आप उसको कितना वोल्टेज दो. जितना आपने वोल्टेज दिया था उतना वोल्टेज आपका डायोड के अक्रॉस था. देखो आपके रीडिंग,
अगर आपने वहां पे 20 वोल्ट दिया तो वीडी वी इन जितना दिया उतना ही आपको वीडी मिला है. सो दैट इज व्हाट इज रिवर्स बायस. जितना आपने इनपुट वोल्टेज दिया उतना पूरा का पूरा वोल्टेज आपके डायोड के अक्रॉस है. ऑलराइट. ओके. सो दिस ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड यस्टरडे, राइट. ये सब हमने ऑब्जर्व किया. रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस. ओके. एंड देन हमें ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक भी बनानी है. तो दिस डायोड कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली ओके. सो ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक हमें बनानी है. कल मैंने ग्राफ भेजा था. तो वीडी वर्सेस आईडी मतलब डायोड वोल्टेज वर्सेस डायोड करंट. तो इन फॉरवर्ड बायस हमें पता है कि हमारा जो करंट है दैट कम्स इन मिली एम्पियर. तो हम इसके जो वाई एक्सिस है उस पे हम मिली एम्पियर प्लॉट करेंगे एंड यहाँ पे वोल्टेज रखेंगे. बट हम इसका जो पर सेंटीमीटर जो वोल्टेज लेंगे वो हम कम लेंगे. बिकॉज क्या है, 0.7 के बाद आपको वो 0.6 के बाद वो वोल्टेज बढ़ा ही नहीं. ड्रॉप अक्रॉस द डायोड. दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज कांस्टेंट. तो इसीलिए यहाँ पे हम एक लेट से 1 सेंटीमीटर के लिए 0.1 वोल्ट ले लेंगे. ठीक है. एंड जैसे ही आपका वोल्टेज बढ़ेगा देन जो हमारी लीनियर लाइन आई है तो वो लीनियर लाइन को अगर हमने एक्सटेंड किया ऑन दी एक्स एक्सिस तो वो जहां पे कट करेगी उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो फॉर सिलिकॉन इट इज अराउंड 0.7 वोल्ट. फॉर जर्मेनियम ये इट इज जर्मेनियम. सो फॉर जर्मेनियम इट इज अराउंड 0.3 वोल्ट. तो ये ग्राफ हमें बनाना है. इन रिवर्स बायस व्हाट हैपेंस, रिवर्स बायस में हमारा करंट माइक्रो एम्पियर है तो हम वाई एक्सिस पे माइक्रो एम्पियर की स्केल लेंगे. एंड यहाँ पे आपने वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाया था, 30 वोल्ट तक गए थे, फिर भी कुछ चेंज नहीं था. तो हम यहाँ पे मे बी 10 और जो भी है 5 या 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर वोल्ट स्केल लेके यहाँ पे प्लॉट करें. इज दैट ऑल राइट. तो ये प्लॉट कैसे करना है समझ में आ गया. नबी हमारे पास जो कल सप्लाई अवेलेबल था दैट रेगुलेटेड पावर सप्लाई जिसको कहते हैं, तो वो पावर सप्लाई हमें सिर्फ 0 to 30 वोल्ट का वेरिएबल सोर्स दे रहा था. अभी फॉरवर्ड बायस में अगर हमने वोल्टेज और भी ज्यादा बढ़ाया रहता 30, 60, 100 तो ऑब्वियस है कि करंट भी उतना ही बढ़ता. करेक्ट. बिकॉज सोर्स इज सप्लाइंग दी कैरियर्स ना. बट इट हैज गॉट सर्टन लिमिटेशन. कोई भी कंपोनेंट्स का रेटिंग होता है तो ये डायोड्स के भी रेटिंग होते हैं. डेटा शीट आई शो इन द एंड. तो आपका मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस करंट कितना फ्लो हो सकता है बिकॉज उसके आगे उसमें भी हीट डेवलप होगी. एंड दैट हीट डेवलप, कोई भी अगर ज्यादा हीट डेवलप होती है तो हमें पता है दैट फाइनली इट इज गोइंग टू बर्न. और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इट विल लूज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इवन इट हैज गॉट लिमिटेशन ऑन दी फॉरवर्ड बायस करंट कि फॉरवर्ड बायस मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है. सिमिलरली अगर हमने वो वोल्टेज रिवर्स बायस में बढ़ाया होता, मतलब जो माइनस, अभी इसको माइनस लिखा है बिकॉज हमने P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव को पॉजिटिव कंसिडर किया है. तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो उसको हम माइनस कंसिडर करेंगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. माइनस में क्यों है ये. हाँ. तो अगर हमने उसको और ज्यादा बढ़ाया, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज, तो व्हाट विल हैपन. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेकडाउन. Okay, there is something called as breakdown, which is written over here. So let's go ahead. Reverse breakdown. So if the reverse bias is made too high, तो एक वोल्टेज पे उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा था जो माइक्रो एम्पियर में था, इट विल एब्रप्टली राइज. एब्रप्टली राइज. एब्रप्टली मतलब क्या, एकदम अचानक से बढ़ेगा सडनली. ये जो वोल्टेज यहाँ पे अभी कांस्टेंट दिखा रहा है ना, इसको हमने अगर और बढ़ाया तो वो एब्रप्टली राइज करेगा करंट, जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन. अभी ऐसा क्यों होता है. So the voltage at which this phenomena occur is called breakdown voltage. So अगर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक को एक्सटेंड किया तो नीचे रहेगी कैरेक्टरिस्टिक, बट लेट मी स्टिल
तो ये हमें पता है फॉरवर्ड बायस इट लिनियरली राइज है उधर। तो यहाँ पे अगर हमने और उसको एक्सटेंड करते गए दैट सर्टेन वोल्टेज, ये करंट जो है वो एब्रप्टली बढ़ेगा। ओके, ये वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये ब्रेकडाउन किसके वजह से होते हैं? देयर आर मेनली टू रीजंस फॉर दिस ब्रेकडाउन। तो टू रीजंस और टू प्रोसेसेस जिसके वजह से ब्रेकडाउन होते हैं। बट ये ब्रेकडाउन, क्या डायोड ये ब्रेकडाउन सस्टेन कर पाएगा? ये किस पे डिपेंड करता है कि उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। ओके, सो इन नॉर्मल कंडीशंस ये ब्रेकडाउन तक हमें कभी जाना नहीं होता है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस लाइक ज़ीनर डायोड जो हम देखने वाले हैं कि जहाँ पे ब्रेकडाउन डेलिबरेटली करवाते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल रिटर्न टू नॉर्मल। जब हम ये रिवर्स बायस निकाल देते हैं तब वो नॉर्मल पे आ जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में यहाँ डिस्कस किया है, प्रोवाइडेड कि उसका ओवर हीटिंग नहीं हुआ है। ओवर हीटिंग किसके वजह से होता है? वोल्टेज की वजह से ओवर हीटिंग होता है क्या? करंट की वजह से होता है। तो उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? डू वी हैव एक्सटर्नल मीन्स? कल हमने जो सर्किट देखा था उसमें डायोड के बाजू में एक रेजिस्टर था। कितने के का रेजिस्टर था वो? क्या वैल्यू थी इसकी? 1K। तो 1K मतलब 1 किलो ओम का रेजिस्टर था। वो क्यों था? बिकॉज इट वॉज लिमिटिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड, जिसके वजह से डायोड ओवरहीट नहीं हो रहा था। तो वैसे ही अगर हम हमारे पास ओवरहीटिंग के लिए अगर कोई प्रोविजन नहीं है और अगर वो डायोड बहुत ज्यादा हीट हो गया तो वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। ओके, तो इट डजंट डिपेंड ऑन वोल्टेज कि आपका डायोड परमानेंटली डैमेज होगा या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच पावर यू सप्लाई। पावर इज वोल्टेज इनटू करंट बिकॉज दिस इज डीसी, राइट? तो वोल्टेज जो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड ब्रेकडाउन फिनोमेना, ये दो तरीके से होती है। पहले जो ब्रेकडाउन होता है उसको कहते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। अभी ज़ीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि अगर हमने वो जंक्शन है, वो डायोड है, उसके अक्रॉस का अगर वोल्टेज हम बढ़ाते गए ना रिवर्स बायस में, हमने रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते गए हैं हम लोग, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंटेंस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज पूरा जो स्ट्रक्चर है सिलिकॉन से ही बना हुआ है। तो वो सिलिकॉन में जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है जो पहले फ्री, दे आर नॉट फ्री, दे वर नॉट फ्री इवन एट दी थर्मल इंटरैक्शन। तो ये वोल्टेज के वजह से उनको फोर्सफुली पुल किया जाएगा वो कोवैलेंट बॉन्ड से एंड दे विल पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन प्रोसेस, जिनके वजह से वो करंट जो है वो एब्रप्टली बढ़ेगा। ठीक है, अगर मेरे पास कैरियर नहीं है तो करंट नहीं बढ़ा था, माइनॉरिटी कैरियर थे ओनली। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ, वो जो वोल्टेज है वो इतना ज्यादा हो गया कि जिसके वजह से जो शांत बैठे थे इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में, थर्मल इंटरैक्शन में भी वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके पास मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ। बट बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई वोल्टेज, मतलब कोई एक स्टूडेंट बैठा है क्लास में कि कोई भी कुछ भी चल रहा है मुझे सुनना ही नहीं है, आई एम ओके, एनर्जी ही नहीं है, जैसे ब्रेक के बाद होता है ना, एनर्जी ही नहीं बचती है, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। और अगर वहां से किसी ने जोरदार झापड़ लगा दिया, वैसे ही ये वोल्टेज है, मतलब मैं नहीं लगाऊंगी बट दिस वोल्टेज इज लाइक दैट। तो ये वोल्टेज जो है जो हमने रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा बढ़ाया, उसके बाद दैट वोल्टेज विल क्रिएट सो मच प्रेशर ऑन दोज इलेक्ट्रॉन्स जो अभी आराम से शांति से बैठे हुए हैं इन द कोवैलेंट बॉन्ड, वो उनको वहां से निकलना पड़ेगा एंड दे विल पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन, जिसको कहते हैं वीनर ब्रेकडाउन। ऑन द सेम कंसेप्ट देयर इज अ डायोड called as Wiener diode, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल से अच्छा समझा ना? हाँ, ओके। So there is a video from YouTube regarding Wiener breakdown जहाँ पे इसका एनिमेशन दिया हुआ है which you can see later on. Second type of breakdown is the avalanche breakdown. Avalanche का मीनिंग पता है? Avalanche मतलब, हाँ मतलब एक के बाद एक वो बढ़ता जाता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ओके, अब ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्यों है हम देखते हैं। अभी ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, रिवर्स बायस में अगर हमने कनेक्ट किया पीएन जंक्शन,
तो माइनॉरिटी कैरियर फ्लो होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो अभी माइनॉरिटी कैरियर फ्लो हो रहे हैं, अभी ये एक्सटर्नल वोल्टेज इतना बढ़ गया कि वो माइनॉरिटी जो कैरियर्स फ्लो हो रहे थे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टाइप एंड होल्स फ्रॉम एन टाइप, तो इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी कि वो जाके डिप्लीशन रीजन में उन्होंने और एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर पी से निकला तो पी टाइप का इलेक्ट्रॉन ने मतलब वो इतना काइनेटिक एनर्जी लेके डिप्लीशन रीजन से गया कि वहां पे उसने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म कर दिया। मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा था शांति से उसको धक्का दे दिया, अपनी जगह से हटा दिया। अभी वो जो इलेक्ट्रॉन है जो वहां से हटा है वो भी तो ये वोल्टेज के अंडर ही है ना, उसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज है, तो उसको वो वोल्टेज के वो विसिनिटी में आ गया, उसके पास ऑलरेडी उसने एनर्जी दी थी, तो उसने जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो हटा दिया, वो उसने जाके और एक इलेक्ट्रॉन को, सो दिस चेन रिएक्शन विल हैपन एंड दैट इज कॉल्ड एज एवलांच इफेक्ट, कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते गए एंड दिस विल गो ऑन, और जिसकी वजह से बहुत लार्ज करंट फ्लोज विच शार्पली इंक्रीज। अभी ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों का इफेक्ट सेम है क्या, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज बहुत एब्रप्टली बहुत लार्ज करंट फ्लो हो रहा है, बट दोनों का रीजन अलग अलग। जीनर में क्या हो रहा था, जीनर में किस वजह से करंट फ्लो हो रहा था, हाँ ज्यादा फोर्स के वजह मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर इतनी काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं कि वो एटम्स को आयनाइज आयनाइज कर रहे हैं, मतलब क्या, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो आयनाइज हो जाएगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन वैसे। तो दोनों का इफेक्ट सेम है बट दोनों का रीजन अलग अलग है एंड दैट इज वाई ये जो एवलांच ब्रेकडाउन सॉरी जीनर ब्रेकडाउन होता है इट इज प्रीडोमिनेंट एट अबाउट लेस देन 4 वोल्ट। ओके अभी कल आप बोलोगे फिर हमने 30 वोल्ट दिया हमें तो कुछ ब्रेकडाउन दिखा ही नहीं। So this type of Zener breakdown is that occurs in the Zener diode. नॉर्मल डायोड में ये इफेक्ट इतने कम वोल्टेज पे नहीं दिखता है, ठीक है। एंड हमारा जो ये एवलांच ब्रेकडाउन है दैट इज एक्टिव आफ्टर 6 वोल्ट। 4 एंड 6 वोल्ट के बीच में दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये कौन सा ब्रेकडाउन हुआ बट ब्रेकडाउन होता है। सो इन नॉर्मल डायोड्स ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफी ज्यादा होता है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 100 और समथिंग, जिसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज भी कहते हैं, मतलब इनवर्स वोल्टेज जो मैक्सिमम डायोड कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकडाउन। ओके सो दैट विल कम इन द रेक्टिफायर पार्ट। तो डायोड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट इन आइदर, दोनों भी कोई भी ब्रेकडाउन हो गया होगा अगर तो डायोड वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, कंडीशन में आ जाता है अगर हमने करंट लिमिट किया है। करंट अगर बहुत ज्यादा फ्लो हुआ तो पावर बहुत ज्यादा डेसिपेट होगी, देयर विल बी I2R लॉस जिसकी वजह से बहुत हीट प्रोड्यूस होगी एंड डायोड विल परमानेंटली गेट डैमेज। ठीक है, तो हमें हमेशा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम डिजाइन कर रहे हैं सो वी हैव टू टेक केयर कि अगर हम इसको रिवर्स में कहीं वो आ रहा है जैसे कि रेक्टिफायर में अभी आएगा तो उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, दैट वी हैव टू टेक केयर। ओके सो दिस इज द न्यू कैरेक्टरिस्टिक विच इंक्लूड्स द ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको जीनर वोल्टेज भी कहते हैं कई लिटरेचर में। सो यू कैन सी हियर इन द रिवर्स बायस यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, जीनर ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन हो गया and the current abruptly got increased and at certain point here हमने करंट लिमिट नहीं किया जिसके वजह से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुआ and it is the P max, so this is the level at which it can sustain. P max means Iz max into Vz, so this is the maximum power which diode can sustain. अगर इससे ज्यादा पावर डायोड में डेसिपेट हो गई so there will be a huge heat developed and diode will get permanently damaged. Any doubt up to this point? Is that clear? All right. कुछ रिपीट कर रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं समझा, एवलांच जीनर क्लियर है? एक बार वो वीडियो भी देख लो। नहीं परमानेंटली नहीं होता है, टेम्पररीली वो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है इन रिवर्स बायस जो नहीं होता है ना जनरली, बट परमानेंटली कब होगा जब हमने वो करंट लिमिट नहीं की, परमानेंट डैमेज होगा तभी।
जब हम अगर परमानेंट डैमेज नहीं है, ये यहाँ तक है जहां तक वो सस्टेन कर सकता है, और हमने वो रिवर्स बायस निकाल लिया या वोल्टेज कम कर दिया, तो वापस अपना जो कोवैलेंट बॉन्ड्स थे, जीनर में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए थे, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड वापस फॉर्म हो जाएंगे और वो अपने आप वापस से जो जैसे पहले डायोड था वैसे ही बन जाएगा. इज दैट क्लियर? आई गो अहेड. ओके, एनी डाउट? Alright. So this is the PIV, which is the maximum reverse bias potential that can be applied before the Zener region में वो डायोड चला जाए. तो दिस यहाँ पे वो आएगा मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज, उसके बाद वो जीनर में चला जाएगा, मतलब कंडक्शन चालू होगा, जो हमें कुछ एप्लीकेशंस में चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस में नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रेक्टिफायर में वी डू नॉट वांट डायोड टू कंडक्ट इन द रिवर्स बायस, तो वहां पे हमें पीआईवी के आगे नहीं जाना है. Whereas in Zener diode, we want the diode to conduct in Zener region. We want that breakdown to happen. And of course, not the diode get permanently damaged, तो हम नहीं चाहते हैं. So this is the PIV, उसको PRV भी कहा जाता है, peak reverse voltage. And ये PIV और PRV it is mentioned in the data sheet of the diode कि ये कितना होना चाहिए. Okay? अगर आपको PIV बहुत ज्यादा होने वाला है, आपको पता है, and you have got limited PIV of the diode, then आपको सीरीज में डायोड्स कनेक्ट करने पड़ेंगे टू इंक्रीज दैट पीक इनवर्स वोल्टेज. जैसे हमने सोलर सेल में डिस्कस किया था, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तब सीरीज में कनेक्शन होता है, जब करंट बढ़ाते हैं तो पैरेलल में कनेक्शन होता है. तो सिमिलरली अगर करंट बढ़ाना है तो डायोड शुड बी कनेक्टेड इन द पैरेलल. थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है. थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 0.7 है फॉर दी सिलिकॉन एंड 0.3 है फॉर जर्मेनियम. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज, हाँ, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. बीच में ही क्यों चला गया? ये रेजिस्टेंसेस है, एक्चुअली रेजिस्टेंस से हमारा ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिजाइन. बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है. सो एट रूम टेम्परेचर, जो ये ब्लू लाइन दिखाई है, दैट इज एट रूम टेम्परेचर. दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होती है, और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होती है. बिकॉज जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाता है तो थर्मल इंटरेक्शन बढ़ जाता है. ठीक है, सो कंडक्शन के लिए इट इज फेवरेबल, मतलब कम वोल्टेज पे ही कंडक्शन चालू होगा. बट अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो वी विल रिक्वायर मोर वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, टू फॉर डायोड टू स्टार्ट कंडक्टिंग. ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल्सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. और क्या बताने वाले? ये एक्चुअली मॉडल्स है डायोड के. ये मॉडल्स जनरली प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, मतलब मैटलैब वगैरह अगर सुना होगा तो वहां पे प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब एक कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करेगा. जैसे वो किट है मेरे पास, तो वो किट में सीआरओ नहीं है, या आई एम नॉट गिविंग सप्लाई फ्रॉम एनीवेयर, तो वो दे आर प्रोग्राम दैट हाउ द डायोड विल बिहेव, हाउ in something some other components will behave. तो ये डायोड का प्रोग्राम मॉडलिंग है कि एक पीस वाइज लीनियर मॉडल, मतलब ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हैं. सॉफ्टवेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी टाइम आप प्रैक्टिकल सर्किट बनाओ ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो जो सिमुलेशंस जो आते हैं ना, तो सिमुलेशन, ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है पीस वाइज, काफी पुराना है. तो उसमें डायोड का मॉडल ऐसे बना था कि ये जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, मतलब अगर आपका सिलिकॉन डायोड है तो ये 0.7 रहेगा. तो 0.7 के ऊपर जब तक आप वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज नहीं जाता है तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, आइडियली स्पीकिंग क्या है, आइडियल स्पीकिंग डायोड शुड कंडक्ट, कि वो जीरो के ऊपर चला गया तो उसने कंडक्शन स्टार्ट करना चाहिए. अगर रिवर्स में वोल्टेज दिया है तो उसने कंडक्ट नहीं करना चाहिए. तो दिस इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड. जैसे हम आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर देख रहे थे कि जब जैसे ही थोड़ा सा जीरो के ऊपर गया वोल्टेज तो उसने पूरा, मतलब स्विच 1 एंड स्विच 0. तो यहाँ पे स्विच इज 0, यहाँ पे स्विच इज 1. बट आइडियली प्रैक्टिकली डायोड ऐसा नहीं होता है.
इट हैज गॉट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जब तक ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर इनपुट वोल्टेज ना जाए तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये बैटरी यहाँ पे दिखाई है कि इसके ऊपर वो कंडक्ट करेगा। एंड उसी के साथ साथ इफ यू गो मोर इन डिटेल तो प्रैक्टिकल डायोड में एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाता है, जिसके वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक सीधी नहीं रहती, वो ऐसे जाती। सो दैट रेजिस्टेंस इज मॉडल हियर। हमारे लिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये डिजाइन में जब भी जाएंगे तभी इसका यूज है। Okay, there is a data sheet here which I wanted to show. So ये एक डायोड की सीरीज है, ये नंबर्स जो है दे आर डिफरेंट रेटिंग्स ऑफ डायोड। तो यहाँ पे जनरल पर्पस प्लास्टिक रेक्टिफायर के लिए ये डायोड यूज किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे IFAV लिखा हुआ है, मतलब फॉरवर्ड जो करंट जाता है मैक्सिमम करंट इज 1 एम्प। आर एम मतलब क्या, उसका जो RMS वोल्टेज है उसके अक्रॉस वो इतना है, ठीक है। और जो डिटेल में देखेंगे तो नीचे और भी डिटेल्स दिए हुए हैं, देयर आर मेनी डिटेल्स विच आर गिवन। इतनी सारी डिटेल्स की हमें अभी जरूरत नहीं है, एंड वी हैव नॉट गोट ओनली वन डायोड चैप्टर इन द सिलेबस, तो सारी डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगी। मैक्सिमम रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज जो VRRM लिखा था, तो वो 50 वोल्ट है, या मतलब ये एक सीरीज के लिए, ऐसे अलग अलग है सीरीज। maximum RMS voltage, maximum DC blocking voltage. Now diode is also used for blocking certain voltage. Okay. Yeah, this is maximum average forward rectified current. So maximum diode में से कितना current flow सकता है? That is 1 ampere. So all these details are given in the data sheet. This is called as data sheet. So at least you should know कि data sheet क्या होती है। तो डेटा शीट में डायोड का पूरा डेटा, कैरेक्टरिस्टिक, नॉट ओनली दीज वैल्यूज, देयर आर सर्टेन ग्राफ्स आल्सो ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डायोड, that those are also mentioned. Okay, so you can go through this later on. Now I'll go for the Zener diode. Zener अभी डिस्कस हो गया है ऑलरेडी, तो Zener डायोड का वर्किंग समझना अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो Zener डायोड, अभी मैंने कहा कि 4 वोल्ट पे Zener ब्रेकडाउन होता है, बट नॉर्मल डायोड में 4 वोल्ट पे ब्रेकडाउन कोई नहीं होता है, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, ना जीनर होता है ना एवलांच होता है। तो जीनर डायोड जो है वो स्पेसिफिकली इसलिए यूज करते हैं कि वो उसके अक्रॉस सम कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करे। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ और फंक्शन ऑफ जीनर डायोड, कि जीनर डायोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करे। अभी कांस्टेंट वोल्टेज हमने देखा फॉरवर्ड बायस में, तो वो 0.6 थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, उतना कांस्टेंट वोल्टेज कुछ से कुछ नहीं होगा। रिवर्स बायस में हमने जितना वोल्टेज दिया था उतना डायोड के अक्रॉस आ गया, बराबर। बट हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हम कितना भी वोल्टेज दे वी इन, हमें उसके डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो दिस इज अचीव्ड बाय जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर में क्या होता है कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग डिसाइड्स कि आपका डिप्लीशन रीजन का विड्थ कितना होना चाहिए। तो जीनर डायोड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, जिसके वजह से उनके डिप्लीशन लेयर जो है वो बहुत नैरो होती है। ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें वो जो अभी बताया फंक्शन वो अचीव करना है। तो जीनर डायोड में डोपिंग की लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसके वजह से डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो बहुत कम होता है, डिप्लीशन रीजन इज वेरी नैरो। तो द कैरेक्टरिस्टिक विच वी गेट, ये सब करके डिप्लीशन का जो सॉरी डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा करके हमें क्या मिल रहा है? तो वी आर गेटिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस। उसका जो ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन होगा वो बहुत कम वोल्टेज पे होगा, एंड वो वोल्टेज विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग। वो हम डिसाइड करेंगे, वो 4 वोल्ट पे होना चाहिए, 5 वोल्ट पे होना चाहिए, 6 वोल्ट पे होना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिजाइनर। तो डिजाइनर क्या डिसाइड करेगा? पहले concentration of doping, and concentration of doping will decide वो breakdown voltage कितना होना चाहिए, that is Vz. Okay,
तो फॉर ये काफी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है इधर, ये VZ है, इट इज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ओनली. सो दिस जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द डोपिंग लेवल्स. ओके, इंक्रीजिंग डोपिंग लेवल्स, अगर डोपिंग लेवल इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, अभी बताया था. डोपिंग, हाँ, डिप्लीशन लेयर कम होगा. इंक्रीज इन डोपिंग लेवल प्रोड्यूसेस द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडेड इम्प्यूरिटीज एंड विल डिक्रीज द जीनर पोटेंशियल. नैरो अगर डिप्लीशन रीजन है तो उसको ब्रेक करने में कम वोल्टेज लगेगा. ओके, सो आई विल राइट दैट इन शॉर्ट ऑन द लेफ्ट साइड. क्या अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो व्हाट विल हैपन, there will be no more number of impurities. What will happen with the depletion layer? Depletion, width of depletion layer, huh? Width of depletion layer will decrease, जिसके वजह से जेनर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, अगर विड्थ कम हो गई तो जेनर पोटेंशियल दैट इज VZ will also decrease. ओके, सो डिजाइनर कैन डिसाइड कि ये जो ब्रेकडाउन होना है वो कितने वोल्टेज पे होना चाहिए. So Zener diodes are available having Zener potentials from 1.8 volt to 200 volt. इतने रेंज में हम ये Zener potential डिसाइड कर सकते हैं with the power ratings from 1/4 to 50 watts. Okay, so Zener can work in this range. अभी इसका एक्चुअल जो बिफोर दैट दी देर इज सर्टन स्पेसिफिक सिंबल फॉर द Zener. जैसे अभी यहाँ पे बताया है डायोड के लिए, फॉर आई विल ड्रॉ दिस अगेन बिकॉज इमेज इज नॉट वेरी क्लियर. फॉर नॉर्मल डायोड, ओके, ये हमारा कल सिंबल हमने देखा था, राइट. रिवर्स बायस में सॉरी, दिस इज इन फॉरवर्ड बायस. सो फॉरवर्ड बायस में अगर हमने इसको कनेक्ट किया, ये फॉरवर्ड बायस है, आई राइट हियर फॉरवर्ड बायस. ओके, यहाँ से करंट फ्लो होगा, लेट्स से सम ID करंट, जो कल हमने किया ना वही है, एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा VD. ये इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कल की ही सर्किट डायग्राम है. अभी जेनर डायोड में क्या होता है, जेनर डायोड पहली बात तो हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे या रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में, बिकॉज देयर वी आर गेटिंग दी जेनर पोटेंशियल. सो ये सेम है ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज सेम, इवन दिस लाइन इज सेम बिकॉज दोनों में P एंड N है, P भी है N भी है, but it has got that Z will appear here like this. So this distincts it from the normal diode. ये चेंज है. तो ये अभी रिवर्स बायस में हम कनेक्ट करेंगे, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए हमें N और P को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, N को पॉजिटिव, P को नेगेटिव, राइट. एंड इट विल ऑफ कोर्स हैव सम करंट बिकॉज अभी वो रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं रहेगा, वो Zener पोटेंशियल के बाद वो करंट बढ़ने वाला है ना abruptly. So it is called as some current which is IZ, and this voltage VZ across the diode. This is in reverse bias. Alright. अभी इसका application, any doubt up to this point? नहीं? Should I go ahead? हाँ.
एन और पी टाइप, हाँ ये सेम है ना, बट हमने उसको उल्टा कनेक्ट किया है ना, हमने उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। सेम रहेगा मतलब क्या क्या, सिंबल उल्टा नहीं है। यहाँ पे इसका P है जिसको पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, यहाँ पे इसका N है जिसको नेगेटिव में कनेक्ट किया है, बिकॉज दिस इज फॉरवर्ड बायस। बट जीनर में हमें उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, इसीलिए इसके P को नेगेटिव दिया है एंड N को पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ओके, डायोड, एक्चुअल डायोड आई विल शो यू लेटर ऑन। ये समझ में आया? नाउ इसका एप्लीकेशन, सो इट इज यूज्ड इन द रेगुलेटेड पावर सप्लाई। हम जनरली जो पावर सप्लाई देखते हैं, हमने ट्रांसफार्मर में अभी तक नहीं किया है, बट ईसीएन में, आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व, ईसीएन में पावर सप्लाई हुआ है ना, आइडियल एंड प्रैक्टिकल हुआ रहेगा ना। तो क्या फर्क है दोनों में, आइडियल एंड प्रैक्टिकल पावर सप्लाई में, या वोल्टेज सोर्स? क्यों? Because ideal में it is assumed that there is no internal resistance in the voltage source, whereas in practical there is internal resistance, current और voltage source दोनों में, so there is a drop across it. वो drop किस पे depend करता है? कुठला resistance है? वो तो constant है ना, बस उस पे depend करेगा। Why connected load? Because connected load will draw certain current from it, और वो करंट IR इज द ड्रॉप, इंटरनल IR इंटरनल। तो अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका ड्रॉप बढ़ेगा, एंड द आउटपुट वोल्टेज विच इज अवेलेबल विल आल्सो रिड्यूस। सो रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है? जो हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई होता है दैट इज अनरेगुलेटेड, इफ इट इज डिजाइन, ये रेक्टिफायर वगैरह हम देखेंगे उसके बाद, फिल्टर वगैरह सब लगाने के बाद, उसमें क्या होता है कि सप्लाई हैज नॉट अ गुड इनफ वोल्टेज रेगुलेशन। अभी जो हमने डिस्कस किया कि अगर उसका करंट बढ़ता है तो वोल्टेज रिड्यूस होता है। सबको समझ में आया है ये क्यों होता है ऐसा? यस और नो? हाँ, तो इसीलिए उसका वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या हुआ है, नहीं हुआ है? ईसीएन ईटीडी वोल्टेज रेगुलेशन नहीं हुआ है, टीआईएम में आएगा। एनीवेज, वोल्टेज रेगुलेशन मींस चेंज इन द वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका वोल्टेज सेम रहना चाहिए, मतलब आपका वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली कितना होना चाहिए? Should there be any change from no load to full load? No, so ideally it should be 0, but वो practically 0 नहीं होता है। तो वो whatever is the value, वो अगर ज्यादा है तो it is not a good enough voltage regulated power supply, and आपका अगर करंट बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। सेकेंड चीज जो अगर हमने AC टू DC कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज अ रेक्टिफायर, तो AC इनपुट अगर आपका वेरी हुआ तो आपका DC आउटपुट भी वेरी होता है, which should not happen, because आगे अगर कोई सेंसिटिव सर्किटरी है तो उसका तो लाइफ कम हो जाएगा ना। तो दिस शुड नॉट हैपन। इररिलेवेंट कि आपका इनपुट साइड में एसी कुछ भी चेंज हो, आउटपुट में आपका डीसी चेंज नहीं होना चाहिए। Okay, and that is why we use this Zener diode. Now let me draw this circuit diagram. First, it is the unregulated power supply. Then it has got some internal resistance, जिसको हम सोर्स रेजिस्टेंस भी कहते हैं, which is RS. Then we have got this load resistance. I'll show it by that. This is RL. इसमें से जो करंट जा रहा है I'll call it as IL, and इसमें से जो करंट जा रहा है I'll call it as IS. Source resistance. So it is internal to this. यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल है विच इज ऑल्सो डीसी, बिकॉज रेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब उसने एसी टू डीसी कन्वर्ट कर लिया। दिस इज वी आई और वी इन,
ठीक है, तो अभी जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए कि अगर ये वेरिएबल है ना, दिस इज वेरिएबल लोड, तो ये लोड बढ़ा तो ये करंट बढ़ेगा, ये करंट बढ़ा तो ऑब्वियसली ये भी करंट बढ़ेगा एंड वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर इसका इनपुट एसी अगर वेरी हुआ तो ये वेरी होगा, तो ये वेरी होगा, तो ये भी वेरी होगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इसके बीच में यहाँ पे ये ज़ीनर डायोड लगा लेते हैं, विच इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस। ये पॉजिटिव है, ये नहीं। नाउ वोल्टेज अक्रॉस दिस इज VZ and current taken by this is IZ. Suppose आपका आउटपुट यू आर एक्सपेक्टिंग 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, जब तक ये वोल्टेज 5 वोल्ट से नीचे है, ये जीनर जो है VZ मैंने 5 वोल्ट का सिलेक्ट किया बिकॉज आउटपुट में मुझे कांस्टेंट 5 वोल्ट चाहिए। जब तक आपका इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से नीचे है, जो वोल्टेज है वो पूरा उधर आ जाएगा, बिकॉज इट इज रिवर्स बायस ना। रिवर्स बायस में हमने देखा कि जो V इन होता है वही उसके डायोड के अक्रॉस आ जाता है, सो होल वोल्टेज भी लगता है। अगर ये वोल्टेज 5 वोल्ट से बढ़ गया तो इट विल टेक दैट एक्स्ट्रा करंट, जिसके वजह से यहाँ पे ड्रॉप होगा, बट इधर मुझे 5 वोल्ट मिलेगा। Okay, so in last chapter of this syllabus, that chapter is dedicatedly about the regulated power supply और power supplies. तो उसमें हम इसको और ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे, एंड मे बी सम न्यूमेरिकल्स आल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। बट इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन यही है कि आप एक जीनर डायोड लगा लेते हो जिसके वजह से आपको आउटपुट में हमेशा 5 वोल्ट में 5 वोल्ट मींस विच एवर दी VZ दैट जीनर वी वांट, उसके अकॉर्डिंग हम वो जीनर सिलेक्ट करके उधर लगा देते। Is that clear? So this is the application of Zener diode. So this is the first application of diode. It is not the only application. उसके बाद हमारे पास रेक्टिफायर का एप्लीकेशन है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, which we will start in the next lecture. कल का तो गया ना लेक्चर। There are LEDs also, that is also one of the application जो हम यूज करते हैं, हमने किया है ऑलरेडी वो। है एक मिनट, वन मिनट